मिशेल फूको एक बहुत बड़े हिस्टोरियन और फिलोसोफर गुजरे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, मैडनेस इन द एज ऑफ रीजन। वो बताते हैं कि एज ऑफ रीजन के अंदर, एज ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो मैडनेस और इलॉजिकल बिहेवियर होता है वो कैसे सोसाइटी में गालिब आ जाता है। इसमें वो बताते हैं जो हमारा इंटेलेक्ट और मैडनेस होती है, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय आवर कल्चर, आवर इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। यानी हमारी जो सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और जो हमारा कल्चरल स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी मैडनेस और इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डिसाइड करता है। अब इसमें अगर हम कल्चर की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, तो कल्चर कैसे डिसाइड करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कल्चर के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, लोगों के साइकोलॉजी के अंदर एक इंडिया के खिलाफ इमोशनल ऑपोजिट बिहेवियर पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि लोग जो सोशल मीडिया के अंदर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस बिहेवियर को, इस ऑपोजिट बिहेवियर को इमोशनली अपील करते हैं और इमोशनल अपीजमेंट के ज़रिए इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इंटेलेक्चुअल बिहेवियर की बात करें, तो अगर सोसाइटी के अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ सुना जाए और सुन के मुझ पे बिलीव कर लें, तो इससे बड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर लोग कहते हैं ना कि आपको सिर्फ सुना जाए और उस पर बिलीव कर लिया जाए और उस पर कोई लॉजिकल रीजनिंग ना हो और उस पर कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ तबका हमारी मीडिया के अंदर और हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में पाया जाता है, और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो औरिया मकबूल जान साहब की है। इनकी बात करते हैं, इनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, बेशतर वीडियो में आपको जो सबसे ऊपर थंबनेल मिलेगा और उस पर जो तहरीर लिखी होगी वो ये होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होने जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे कल्चर के अंदर और हमारी सोसाइटी के अंदर इंडिया के खिलाफ एक इमोशनल ऑपोजिट बिहेवियर पाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि लोग इसी ऑपोजिट बिहेवियर को इस्तेमाल करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं। उनकी वीडियोस में आप देखोगे कि वो बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होने जा रही है और लोग फ़ौरन उनकी वीडियो को देखना शुरू कर देंगे। सो जब आप ऐसा इलॉजिकल बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं इस एज ऑफ रीज़न के अंदर, जब लोग रियलिज्म की वर्ड के अंदर रह रहे हैं, जब लोगों को पता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट आता है वो सबसे आगे होता है, इसके बाद अगर हमें उन्हें जंग भी लड़नी पड़ेगी तो जंग भी लड़ेंगे, लेकिन अगर जंग नहीं लड़नी तो वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमें जो सबसे पहले चीज़ दिखाई देती है वो जिहादी हमारा बिहेवियर दिखाई देता है और जंग दिखाई देती है। उसके अलावा कोई हमारा लॉजिकल बिहेवियर नहीं है कि हमने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे लेके चलना है। सो इसी तरह ये जो यूट्यूबर्स हैं और ये जो हमारा इलॉजिकल तबका है, ये ऐसे ही हमें मैनिपुलेट करेगा जंग के ज़रिए, जिहाद के ज़रिए। और जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, वो हमेशा लैग करता रहेगा। इसके बाद जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने रिसेंटली एक दौरा किया अमेरिका का, और उस दौरे के अंदर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले हैं। और उसके बाद जो औरिया मकबूल जान साहब की स्टेटमेंट आई वो ये आई है कि अमेरिका और इंडिया मिलके पाकिस्तान पे दावा बोलने वाले हैं और ये पाकिस्तान पे जंग इम्पोज करने वाले हैं। अब कुछ ही दिन है, अभी कुछ क्या पता है कि अभी हम पे जंग इम्पोज कर दी जाएगी। सो जब इस तरह का आप अनरीजन लोगों के दरमियान फैलाते हैं और लोगों को इमोशनली अपीज करते हैं, तो इसका आउटकम क्या आएगा? इसका आउटकम यही आएगा कि पूरी जो नेशन है ना वो कोलैटरल डैमेज फेस करेगी। इसके अलावा इसका आउटकम और कुछ नहीं हो सकता। लाजमी नहीं है कि एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्रेसिडेंट से मिले, वो हम पे जंग इम्पोज करने की बात करें। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे भी बात कर सकते हैं, वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ पे भी बात कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि उनका यही एजेंडा हो। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि इस वक्त जो दुनिया है और जो रियासतें हैं वो रियलिज्म की दुनिया में रह रही हैं। रियलिज्म की दुनिया कहती है कि अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट में जंग है तो आप जंग लड़ेंगे, अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट में जंग नहीं है तो आप जंग नहीं लड़ेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने देखा है कि 4 जंगें हमने लड़ी हैं और उससे हमें नुकसान हुआ है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर इस टाइम हम कंसीडर करें कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में क्या जंग है, क्या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में जिहाद है, तो कभी भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जिहाद या जंग वह फॉल नहीं करती। तो इसी तरह अगर हम जिहाद और जंग को कंसीडर करेंगे और इस पे इमोशनल बिहेवियर अपना इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल एक इलॉजिकल और इरेशनल बिहेवियर होगा। अब दूसरी बात ये है, इस वक्त जो दुनिया है वो वार ऑफ टेक्नोलॉजी और वार ऑफ इकोनॉमी को फेस कर रही है। हम टेक कंपेरियलिस्टिक एरा के अंदर रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, उसके बाद मईशत जो है वो भी एक
सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। किसी दूसरी स्टेट को लैग करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो मईशत का किया जाता है। लेकिन हमें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि अगर हमने लीड करना है, अगर हमने आगे बढ़ना है, तो हमें जो सबसे बड़ी चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी वो हथियार नहीं है, वो मिसाइल नहीं है, वो हमें अपनी मईशत को डेवलप करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा लैग आ रहा है हमारी मईशत के अंदर, हमारी नेशनल थिंकिंग के अंदर। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमें दो तरह की आइडियोलॉजी मिलती है। एक कैपिटलिज्म की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी जो वेस्ट के अंदर प्रिवेल करती है, जिसको अमेरिका लेके चलता है, और दूसरी तरफ हम कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को देखते हैं जो रशिया और चाइना के अंदर पाई जाती है। हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो एक सुपर पावर है, जो चाइना है वो सुपर पावर बनने जा रहा है। सो इन दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग चल रही है वो हथियारों की जंग नहीं चल रही, वो एक दूसरे पे मिसाइल नहीं फेंक रहे, उनके दरमियान मईशत की जंग है। वो मईशत के जरिए एक दूसरे को लीड और लैग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बात करते हैं कि रियासत कैसे अपने आप को लेके चलती है। रियासत की जो दो इंपॉर्टेंट गुत्थियां होती है ना, वो ये होती है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे डेवलप की गई है, और उसके साथ साथ जो उसका फॉरेन ट्रेड है, जो दूसरे ममालिक के साथ उसकी तजारत है, वो किस तरह डिज़ाइन की गई है। अगर हम अपने हमसाया ममालिक के साथ तजारत की बात कर लें, तो जो पाकिस्तान की तजारत इंडिया के साथ चल रही है ना, वो आपके सामने है, वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क भारत है, इसके साथ 70 साल पहले हमारा एक यूनाइटेड सिविलाइजेशन था, हमारी एक यूनाइटेड वैल्यूज़ थी और एक तरह की इक़दार थी। और हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है वो हमारा भारत के साथ होना चाहिए। लेकिन जो ट्रेड वॉल्यूम है पाकिस्तान और भारत का, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टैट्स आपके सामने हैं। स्टैट्स बताते हैं कि 2021 के अंदर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड किया गया वो 516.36 मिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड हुआ, और जो 2022 के अंदर ट्रेड हुआ वो 1.35 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड हुआ। यानी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड हुआ वो सिर्फ 1 बिलियन डॉलर तक कंसीडर किया गया 2022 के अंदर। अब आगे बात करते हैं इंडिया और चाइना के दरमियान। इंडिया और चाइना का आपको पता है कि इंडिया और चाइना के दरमियान भी हमारे तरह एक बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। यानी जिस तरह हमारा इंडिया के साथ एक कंट्रोवर्सी है, उसी तरह की चाइना की भारत के साथ कंट्रोवर्सी है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बावजूद जो उनके दरमियान तजारत है, वो उसके स्टैट सुन लें जो भारत और चाइना के दरमियान 2022 के अंदर जो ट्रेड किया गया वो 135.98 यूएस बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया गया। अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बावजूद इनके दरमियान जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो आपके सामने है। उसके बाद अगर चाइना और अमेरिका की बात कर लें, तो चाइना और अमेरिका की जो कंट्रोवर्सी है वो किसी से लुकी छुपी नहीं है। आपको पता है कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी और एक कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, दोनों के दरमियान एक फार रीचिंग कॉन्फ्लिक्ट है, और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हम इसको कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बावजूद जो अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड पाया जाता है, वो स्टैट्स कुछ यूँ कहते हैं कि 2021 के अंदर जो ट्रेड चाइना और अमेरिका के दरमियान हुआ वो 690 बिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ, और उसके बाद जो 2022 के अंदर ट्रेड हुआ वो 536 यूएस बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ। सो इतना बड़ा ट्रेड वॉल्यूम आप इतनी बड़ी रियासतों के दरमियान इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद देख सकते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये ट्रेड क्यों नहीं किया जा सकता? इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्रंट्रेशन है उसकी एक हिस्ट्री है। हमने 4 जंगें देखी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। उस जंगों को अगर हम अपनी करिकुलम के अंदर एक्सप्लोर करें तो हमारी जो बुक्स हैं वो सारा का सारा झूठ एक्सप्लेन करती हैं, और पब्लिक अपीजमेंट के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो हमारा मीडिया रोल प्ले कर रहा है, मीडिया भी पब्लिक इमोशन को अपील करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। अब दूसरी साइड पे अगर हम इंडियन बिहेवियर की बात करें तो उधर भी कुछ ऐसे मैनिपुलेटेड लोग पाए जाते हैं जो आज भी हमारे लोगों की तरह उधर लोगों के इमोशनल बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनली लोगों को अपील करते हैं, इस जंग को कंसीडर करके, इस कॉन्फ्रंटेशन को कंसीडर करते हुए। सो इस तरह अब जो फाइनली बात रीच करती है वो ये है कि हमारा एक नारा था कि हमने इंडिया के दांत खट्टे करने हैं। इंडिया के दांत तो हमने खट्टे कर दिए, और उसके बाद हमारा एक तराना गाया जाता था कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। सो हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका जिन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का ठेका लिया था, वो ठेका उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया है, और उसके जो नताइज आए हैं वो आपके सामने हैं कि 2023 के अंदर जो इंडिया है वो अपना चंद्रयान मिशन चांद की तरफ लॉन्च कर चुका है। अब
अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद इंडिया 4th बिगेस्ट पावर बन चुका है जिसने अपना चांद पे मिशन लॉन्च किया है। जो उनको पढ़ाने का हमने ठेका लिया था उसके नतायज बड़े पॉजिटिव आ चुके हैं। उसके बाद अगर हम हमारी इनोवेशन की बात करें तो जो स्पार्को पाकिस्तान का स्पेस का आधार है, उसकी इनोवेशन और उसकी डेवलपमेंट कुछ यूं है कि 92 के बाद जब बदर 1 स्पेस के अंदर भेजा गया, उसके बाद हमारा जो स्पार्को का आधार है वो सो गया। उन्हें लगा कि हमें फर्दर इनोवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने फर्दर स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए काफ़ी है। और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने है। अब फाइनली आप यही बात करेंगे कि मसाइल बहुत से आपने सामने रख दिए लेकिन सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन कोई नहीं है। मसले को अच्छे से समझ लेना और उसकी हकीकत को जान लेना, उसी प्रॉब्लम का 80% सोल्यूशन होता है। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री की बात करें और सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये पहला डेमोक्रेटिक स्टेप था आफ्टर इमर्जिंग एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट 1999 के अंदर, जब नवाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को इनवाइट किया लाहौर के अंदर और दोस्ती बस के जरिए वाघा बॉर्डर को क्रॉस करके अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में आते हैं और लाहौर डिक्लेरेशन साइन की जाती है। और उसमें ये बात कंसीडर की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डायलॉग के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेड है उसको बेहतरीन लेवल पे लेके जाने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ साथ जो कश्मीर का इशू है उसको भी डायलॉग के साथ सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि एक सुपरमैन आते हैं मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया जाता है और वो मुल्क में मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर। इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमेसी की कि पाकिस्तान के अंदर जो डिप्लोमेसी है वो किस कदर पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। तो इसके बाद इसमें नाम आता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब का, जो हमारी रियासत के रिप्रेजेंटेटिव हैं दूसरी रियासतों के अंदर। ये दूसरी रियासतों के अंदर जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी लैंग्वेज को देख लो, इनका रेटरिक देख लो, किस कदर पुअर है और किस कदर घटिया है। जब ये बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क के मुतालिक, और जब ये बात करते हैं कि ये तो जो प्राइम मिनिस्टर है ये गुजरात का कसाई है, सो जब इस तरह की डिप्लोमेसी की जाएगी, इस तरह की लैंग्वेज, पुअर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी हमारी रियासत के रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए, तो हम क्या आउटकम इसके देख सकते हैं कि जब हमारा मेन रिप्रेजेंटेटिव इस तरह की पुअर लैंग्वेज इस्तेमाल करता है दूसरे ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो हम किस तरह के नताइज देख सकते हैं। तो हमें जो सबसे पहले कंसीडर करनी है ना बात, वो ये है कि जो हमारी डिप्लोमेसी में लैंग्वेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम अपनी सियासत में तो देखते हैं कि ये गालियां दे के और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करके ये लोगों में फेमस हो जाते हैं, लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी के अंदर ये गलीज़ ज़बान कभी भी नहीं चलती। तो फाइनली हम अपने लास्ट आर्गूमेंट पे रीच करते हैं कि पूरी 73 साल की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ एक अदारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और हम देखते हैं किस अदारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब इस फ़ायदे के अंदर क्या हुआ है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लैग कर गया। अगर हम भारत के साथ अपनी 73 साल में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पाते और हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो है वो हाई लेवल पे रीच कर पाता, तो जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो इस लेवल पे स्टैंड ना करता। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, ये जो एक अदारे का इंटरेस्ट है, हमें इसको साइड पे करना होगा। ये जो हमारा इमोशनल बिहेवियर है जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, इसको हमें रैशनैलिटी के साथ रिप्लेस करना होगा। और इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो एक लेवल पे स्टैंड कर पाएगा। यही सोल्यूशन जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। पाक भारत जो ट्रेड है वो हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले करेगी हमारी इकॉनमी के अंदर, लेकिन अगर इसको रैशनैलिटी के साथ, मंतिक और लॉजिक के साथ कंसीडर किया जाए। बहुत शुक्रिया।